हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 बायोलॉजी सीबीएसई 2025 बोर्ड्स। देखो, मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन कराए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क्स ईच, तो 8 मार्क्स आपके काफी अच्छे कॉन्फिडेंटली कवर हो जाएंगे इन 2 वीडियो से। तो आप इनको जरूर देखिए। ये पार्ट 2 है, राइट। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ सेल एज अ प्रोटीन और एंजाइम। जीन कितना फंक्शनल है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कोई फंक्शनल एंजाइम या प्रोटीन बना रहा है या नहीं। अगर कोई जीन नॉन फंक्शनल एंजाइम या प्रोटीन बना रहा है तो हम ये मानते हैं कि जो जीन है वो काम का नहीं है, चाहे तो उसमें म्यूटेशन है या नॉन फंक्शनल जीन है। किसी जीन की प्रोडक्टिविटी कैसे देखी जाती है कि वो कितना बेटर फंक्शनिंग प्रोटीन बना रहा है या एंजाइम बना रहा है, ठीक है। हाउ डज एन एक्सप्रेशन ऑफ जीन अकर इन अ सेल सिस्टम एंड व्हेन डज इट हैपन? How the gene expression is regulated in a prokaryote cell was studied by Monod and Jacob. इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने किसके बारे में पढ़ा था? इन्होंने लैक ओपेरॉन के बारे में, नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, ठीक है। तो अब हमें लैक ओपेरॉन के बारे में जानना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम लैक ओपेरॉन के बारे में देखते हैं क्या होता है, राइट। देखो, अगर लैक ओपेरॉन में एक इंड्यूसर वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड यूज होता है? इंड्यूसर। इंड्यूसर लैक ओपेरॉन में होता है लैक्टोज। इंड्यूसर क्या होता है अब इसके बारे में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले होता है प्रमोटर, फिर होता है मेरा इनहिबिटर, फिर होता है मेरा प्रोमोटर। ये जो सबसे पहले वाला प्रोमोटर है, किसके लिए? इनहिबिटर का प्रोमोटर है। फिर प्रोमोटर, इनहिबिटर, फिर 3 जीन्स होते हैं, Z, Y और A, ठीक। पहला स्टेप क्या होता है? ये जो इनहिबिटर होता है ये एक रिप्रेसर सिक्रीट करता है। रिप्रेसर यानी जो रिएक्शन को या लैक ओपेरॉन को रोकेगा। इसने रिप्रेसर mRNA बनाया, इसने आखिर में एक रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। अब हमने देखा कि लैक्टोज क्या है? मेरा इंड्यूसर है। यहाँ पे एब्सेंस कर रहे हैं हम, लाइक लैक्टोज की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये एब्सेंस में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, राइट। यानी इस रिएक्शन में अभी लैक्टोज आया ही नहीं है, वो इंड्यूस करता है, वो इंड्यूस करता है कि रिएक्शन जो ओपेरॉन है स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। तो मैंने देखा अभी तक इंड्यूसर लैक्टोज आया ही नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है शांति से बना दिया इनहिबिटर ने। अब ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये जाके किसके साथ बाइंड कर देगा? मेरे ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर दिया तो उसने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, बाइंड कर दिया। तो अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं पाएगा, कोई आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? जो 3 जीन से Z, Y, A, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आखिर में प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे। समझ में आया? ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंस है इंड्यूसर की। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या हो रहा था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में देखते हैं। इंड्यूसर यानी मेरा लैक्टोज, ठीक। तो वही सेम हम ओपेरॉन बनाएंगे। सबसे पहले प्रोमोटर, फिर I stands for inhibitor. I do not stand for inducer. I stand for inhibitor, जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना, रिप्रेसर यानी जो रिएक्शन को रोकता है, ठीक। उसके बाद ये प्रोमोटर, ये ऑपरेटर रीजन किसका? 3 जीन्स का, Z, Y और A। अब क्या होता है? एज यूजुअल मेरे इनहिबिटर ने एक रिप्रेसर mRNA बनाया और आखिर में रिप्रेसर बना दिया। और उस रिप्रेसर को अब कहाँ जाना चाहिए था? ऑपरेटर पे जाके चिपक जाना चाहिए था और ऑपरेटर की साइट को कवर कर लेना चाहिए था ताकि आरएनए पॉलीमरेज ना आए और रिएक्शन ना हो। लेकिन अभी प्रेजेंस हो रही है इंड्यूसर की प्रेजेंस में, यानी लैक्टोज इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे लैक्टोज भी घूम रहा है, ठीक। यहाँ लैक्टोज घूम रहा था, तो ये जो लैक्टोज है ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, ठीक। रिप्रेसर के साथ बाइंड किया और इसको क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। लैक्टोज जो इंड्यूसर है उसने किसके साथ बाइंड किया? मेरे रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ, जो इनहिबिटर ने सिक्रीट किया उसको क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। अब ऑपरेटर रीजन तो खाली है क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। अब वो ऑपरेटर के पास जाके बैठ ही नहीं रहा है, तो अब ऑपरेटर रीजन खाली है। तो अब ऑपरेटर पे कौन आके बैठ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ गया। फिर आखिर में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इन 3 जीन्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और क्या बना लेंगे? लेक mRNA। फिर आखिर में क्या बना लेंगे? ट्रांसलेशन होने के बाद 3 प्रोटीन्स, कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांसएसिटाइलेज, राइट।
फिर प्रोटीन्स बना लेंगे, 3 प्रोटीन्स। ये हमारा लैक ऑपेरॉन था, मैंने बड़े शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। अगर मेरे को इसको फिर से रिवाइज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, एब्सेंस था इंड्यूसर का। इंड्यूसर यानी लैक्टोज तो था ही नहीं, तो क्या हुआ, मेरा जो इनहिबिटर था उसने एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाया रिएक्शन को रोकने के लिए, ठीक। उस रिप्रेसर ने क्या किया, जाके ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो गया, ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो गया, तो ऑपरेटर की जगह जो ऑक्यूपाई होनी थी आरएनए पॉलीमरेज से वो नहीं होगी। अब वहां पे कोई आरएनए पॉलीमरेज आके नहीं बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं आया तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, तो लैक एमआरएनए ही नहीं बनेगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे। तो जो ZYA जीन्स है वो कोई प्रोटीन्स ही नहीं बना पा रहे हैं, ये एब्सेंस की बात थी, ठीक। अगर मैं आती हूँ प्रेजेंस की बात पे, ठीक है, प्रेजेंस है इंड्यूसर यानी लैक्टोज घूम रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो इनहिबिटर ने एज यूजुअल अपना काम किया, रिप्रेसर बना दिया, उस रिप्रेसर को ऑपरेटर पे जाके बाइंड करना था, लेकिन उससे पहले देखा कि बाजू में लैक्टोज घूम रहा है, लैक्टोज ने आके रिप्रेसर से चिपक गया, लैक्टोज इंड्यूसर था और इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। अब वो रिप्रेसर इतना इनएक्टिव हैंडीकैप हो गया कि अब वो ऑपरेटर पे जा ही नहीं पा रहा है, ठीक। तो ऑपरेटर अब खाली है, फ्री है, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज ने आके बाइंड कर लिया। आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया तो हम सबसे पहले क्या होगी, मेरी ट्रांसक्रिप्शन, जिस कारण एमआरएनए बन गया, फिर मेरी ट्रांसलेशन हुई और फिर 3 प्रोटीन्स बन गए। कौन कौन से, Z क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमिएज और A ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, राइट। अच्छा, ये हमने देखा जनरल लैक ऑपेरॉन के बारे में। Why is lac operon said to be a transcriptionally regulated system? समझ आ गए, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि इंड्यूसर था, इन एब्सेंस में या प्रेजेंस में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। It is said that the lac operon has to be operational at a very low level in the bacterial cell all the time. Justify. क्वेश्चन ये है कि लैक ऑपेरॉन जो बैक्टीरियल सेल है प्रोकैरियोट्स से, उसमें हमेशा थोड़े से लेवल पे क्यों चालू होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जो वाई जीन था ना मेरा, वो क्या बना रहा था, परमिएज, राइट। और परमिएज हमें चाहिए होता है किसी भी सेल में लैक्टोज लाने के लिए। हमारा ये जो ओपेरॉन है ये स्विच ऑन कब हो रहा है, कभी काम कर रहा है जब लैक्टोज प्रेजेंट है, राइट। तो हमें लैक्टोज चाहिए, हमारे काम का है लैक्टोज, क्यों, क्योंकि वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो अब लैक्टोज कैसे आएगा, जब जो मेरा वाई सेल है वो क्या बनाएगा, जो वाई जीन है सॉरी, वो क्या बनाएगा, परमिएज बनाएगा प्रोटीन, और परमिएज लैक्टोज को सेल के अंदर लाने का काम करता है। तो थोड़े से लेवल पे लैक ऑपेरॉन हमेशा चलता रहता है, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, वाई जीन मेक्स permease protein, right, makes permease that is required for lactose to come in, right। लैक्टोज को अंदर लाने में मदद करता है, कौन मदद करता है, मेरा परमिएज। तो थोड़े से लेवल पे लैक ऑपेरॉन हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द रेगुलेटर जीन इन लैक ऑपेरॉन मार्क्ड एज आई जीन। आई जीन किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा था, मैंने पहले ही बताया था, आई जीन इनहिबिटर के लिए स्टैंड कर रहा था। आई जीन स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, इट डज नॉट स्टैंड्स फॉर इंड्यूसर। और इनहिबिटर स्विच ऑन या ऑफ करने में मदद कर रहा है ऑपेरॉन को, राइट, ठीक है। इनके आंसर्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बीच में यहाँ पे भी लिख देती हूँ। सबसे पहले जो वाई जीन है वो क्या बना रहा है, परमिएज बना रहा है, और जो परमिएज है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, ब्रिंगिंग इन द लैक्टोज, राइट, ठीक है। अच्छा, रेगुलेट आई जीन किसके स्टैंड कर रहा है, आई जीन स्टैंड कर रहा है इनहिबिटर के लिए, ठीक। इनहिबिटर का क्या काम है, स्विच ऑन या ऑफ करना मेरे ऑपेरॉन को, ठीक है, स्विच ऑन या ऑफ ओपेरॉन को, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम गिवन है, ये जो मेरा अर्थ है इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स गिवन है। हमने देखा इक्वेटर जो सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर धीरे धीरे हम जाएंगे तो पोलर रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई राइट द observations made regarding the species diversity when moving from region A to region B। जब हम A से B में जा रहे हैं, यानी इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, पोलर रीजन में जा रहे हैं, इक्वेटर से पोलर रीजन में जा रहे हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसके हमें 2 रीजंस देने हैं। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जब इक्वेटर से हम पोलर रीजन जाते हैं तो क्या हो जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है, राइट।
स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी हो जाती है? डिक्रीजेस, कम हो जाती है। इसके कौन कौन से रीजंस थे? पहला तो सोलर एनर्जी की इनपुट कम हो जाती है, राइट, सोलर एनर्जी डिक्रीजेस। सेकेंड, जो पोलर रीजन है वहां पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होती हैं, तो जो उनकी एनवायरमेंट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, राइट, तो लेस कांस्टेंट एनवायरमेंट, लेस कांस्टेंट एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, राइट। अब हम इसको लिखेंगे, लेस कांस्टेंट एनवायरमेंट के बाद फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस, यानी ग्लेशियर्स का बनना और पिघलना, ठीक, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होती है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पेसिफाई स्टेटिंग द रीजन मेंशन द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन इंडिया। इंडिया में कितनी बर्ड स्पीसीज हैं? 1200 बर्ड्स, राइट, ठीक है। नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड्स द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंशन व्हाई। कौन सी जगह सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी गई थी? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे? साउथ अमेरिका, राइट, साउथ अमेरिका। और क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के अराउंड है, इट लाइज नियर इक्वेटर, और इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी आती है। जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा कांस्टेंट होती है, वेरिएशंस कम होती है, राइट, इट लाइज नियर इक्वेटर। और सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू हाई सोलर एनर्जी इनपुट, राइट, इक्वेटर के पास ज्यादा सोलर एनर्जी आती है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। Read the following passage. Generally in a eukaryotic cells, हाँ ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था तो मैंने फिर से डाला है इसको। आप देखना कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल था वो 8000 न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए का 1200, लेकिन जो प्रोटीन है 400, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? आरएनए प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था? एचएनआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। हमें प्रोसेस बताने हैं कि 8000 डीएनए मॉलिक्यूल से 400 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमें पता है। स्प्लाइसिंग हो गया, टेलिंग हो गया, फिर कैपिंग हो गया। स्टार्टिंग में क्या होता था? कैपिंग, 5' एंड पे कैप जुड़ती थी मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, फिर टेलिंग, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 1 में, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर स्प्लाइसिंग, ठीक है। कौन कौन से पॉलीमरेज काम करते थे? कितने पॉलीमरेज होते थे? प्रोकैरियोट्स में 1, यूकैरियोट्स में 3। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रहा था, यूकैरियोट में कहाँ हो रहा था, ठीक है, ये हमने सब डिस्कस किया था, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक क्वेश्चन, ठीक है। हमें 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस गिवन है, एक है BMH1 जिसकी जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट है वो ये है, और वो G और G के बीच में क्लीव करता है, ठीक। और ALU1 जो हमारा नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी साइट है ये AGCT, और वो G और C के बीच में कट करता है। ये 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बीच में डाटा गिवन है, अब हमें आंसर करना है क्वेश्चन, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ALU1 इज यूज्ड टू कट द गिवन डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड गिवन है और बोला है कि ALU1 कट करेगा, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे? हमें उन फ्रेगमेंट्स को लिखना है पोलैरिटी के साथ। कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे? देखो ALU1 G और C के बीच में काटता है, तो G और C के बीच में काटने की कोशिश करो। एक तो यहां से कट लगाएगा, ठीक है, दूसरा कट यहां से लगेगा, तो कितने फ्रेगमेंट्स बने? 3 फ्रेगमेंट्स बन गए ना, 1 2 3। अब इनको लिखो, कैसे लिखेंगे? देखो 5' एंड पे C G T A G, पहला फ्रेगमेंट, 3' पोलैरिटी के साथ लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इनके ऑपोजिट, C के ऑपोजिट G, राइट। ठीक, पहला फ्रेगमेंट देखा हमने। दूसरा फ्रेगमेंट कौन सा होगा? ये वाला। सबसे पहले 5' एंड पे C T A T C A G, 3' एंड, राइट। इसके ऑपोजिट लिख ले हम, C था ना, राइट, तो G A T A G T C, ठीक है। तीसरा फ्रैगमेंट कौन सा होगा? C T G G, राइट, 5' से 3' एंड, ठीक है, तो G A
सी सी, राइट। तो ये हमने 3 फ्रैगमेंट्स देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the two restriction endonuclease BMH1 और ALU1 will preferably be used on the same given DNA strand and why? हमने देखा ये जो ALU1 है G और C के बीच में कट लगाता है, तो G और C के बीच में कट लगाने के लिए ज्यादा रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, और BMH1 G और G के बीच में कट लगाता है, तो G और G के बीच में कट लगाने के लिए तो आप इसी में देखो कि बस एक ही साइट प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए 2 है, तो उसमें 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, इसमें 2 ही फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो बेटर कौन है हमारे लिए, बेटर है ALU1, ठीक है, ALU1 बिकॉज इट्स प्रेफरेबल रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द गिवन DNA स्ट्रैंड, राइट। उनकी जो प्रेफरेबल रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो गिवन है किस पे, DNA स्ट्रैंड पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर बाइंडिंग टू द 2 strands ऑफ द डबल हेलिक्स DNA, वेयर स्पेसिफिकली डज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट टू कट द 2 strands? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पे कट लगाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, राइट, ऑन शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। अच्छा, तो उन सीक्वेंस का पर्टिकुलर नाम क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं उनको, रिकॉग्निशन साइट्स, या फिर दूसरा नाम क्या था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, राइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अच्छा, write the specific sequence of DNA segment recognized by the restriction endonuclease EcoR1। ये हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम के फॉर्म में गिवन है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। लिखो, एक सीक्वेंस होती है GAATTC, राइट, इसके ऑपोजिट लिख लो अब, पोलैरिटी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हमें 2 कंट्री स्वीडन और रवांडा, उनका पॉपुलेशन ग्राफ दिया है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होता था, पॉपुलेशन, फिर आपने प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो 2 कंट्रीज का गिवन है, आप इनको जरूर देखें, ठीक है। ये रवांडा का और ऊपर स्वीडन का, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वेरी ब्रॉड बेस ऑफ रवांडाज एज पिरामिड। ये जो ऊपर रवांडा का इसका जो पिरामिड का बेस है, वो ज्यादा से हमें क्या इन्फर करने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जो प्री, सबसे पहले क्या होता था, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर ऊपर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नंबर ऑफ पीपल इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज आर ग्रेट, आर हाई नंबर, राइट। तो ये कौन सी पॉपुलेशन के बारे में समझा रहा है, ये समझा रहा है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कर रही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sweden has an age distribution that is approximately of the same width near its base at the apex. What does this indicate? स्वीडन पे चलते हैं। स्वीडन पे हमने देखा जितना बेस पे है उतना ही एपेक्स पे है, तो इसका मतलब क्या है, जितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है उतने ही लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। तो ये कौन सी पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, राइट। तो कैसे लिखेंगे बी का आंसर, नंबर ऑफ पीपल in pre-reproductive equals number of people in post-reproductive phase, right? ठीक है, स्वीडन कौन सी पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, मैंने अभी बताया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और जो रवांडा था वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, राइट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये क्वेश्चन किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में है। इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। द प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे थे? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इस ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है? टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वो सब जो हमें डिटेल में पता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द एक्शन, साइट ऑफ एक्शन ऑफ FSH इन द टेस्टिस एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शन देयरआफ्टर। FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम करता है? सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स आल्सो नोन एज नर्व सेल्स, राइट? सर्टोली सेल्स also known as nerve cells, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये कैसे काम करते हैं? अब इनका एक्शन बताना है। ये कुछ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये उस स्टेप पे हेल्प करते हैं, राइट? रिलीज सर्टेन फैक्टर्स that help in spermiogenesis, right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें बताना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमने FSH का रोल देखा, अब हम किसका रोल देखेंगे? LH का। ठीक है, LH का रोल लिखो। LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कहाँ पे काम करता है? ये एंड्रोजन्स पे काम करता है, राइट? एक्ट्स ऑन लेडिग सेल्स, जो लेडिग सेल्स होते हैं उन पे काम करता है। एंड हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, जो पूरे ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, राइट? हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, that help in overall spermatogenesis. FSH spermiogenesis में हेल्प करता है और LH ओवरऑल पूरे प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में, राइट? ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये बताना है कि माइटोसिस और डिफरेंशिएशन स्टेप कहाँ पे होता है, मियोसिस और मियोसिस 2। तो उसके लिए पूरी साइकिल का जानना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, पूरी साइकिल लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, राइट? उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है और डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, तो हमने पहला पार्ट देखा कि माइटोसिस डिफरेंशिएशन का होता है, स्पर्मेटोगोनिया में होता है, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है। ठीक है, ठीक, अगला पार्ट है मियोसिस 1। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है मियोसिस 1 और क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है और फिर क्या बनाता है? स्पर्मेटिड्स। ओके, मियोसिस 2 होगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में मैच्योरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, आखिर में वो मैच्योर स्पर्म सेल स्पर्मेटोजोआ बना देगा। हमें सिर्फ इतना ही आंसर करना था। ठीक है, अच्छा, एक सी पार्ट बचा हमारा। हमें 2 एसेसरी डक्ट्स बतानी है through which the sperms travel from seminiferous tubules to reach the epididymis. epididymis जो posterior surface होता है उस पे पहुंचने के लिए कौन सी 2 डक्ट्स काम करती हैं? एक तो रेटिटेस्टिस और इस वास एफरेंस, राइट?
कैसी कैसी होती है, पहले स्पर्म्स बनाता है टेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस, वॉसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस, ये 4 ट्यूब्स थी, तो वॉस एफरेंस, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In 1981, the health workers of United States of America had become aware of the increased frequency of Kaposi sarcoma, cancer of the skin and the blood vessels, and another disease, pneumocystis pneumonia, respiratory infection caused by protozoa. Both these diseases were very rare, but occurred frequently in immunosuppressed individuals. This led to the recognition of the immune system disorder that was named AIDS. क्या बताया गया है कि 1981 में यूएस के अंदर जिन पेशेंट्स को एड्स था यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, उन लोगों की जो इम्यूनिटी थी वो इतनी वीक हो गई थी कि वो जो पेशेंट्स थे वो उनको कैंसर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था और उनको न्यूमोनिया बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और स्पेसिफिकली टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, जिस कारण इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम हो जाती है, हम इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमें कुछ जो मेजर डिजीजेस होते हैं लाइक फीवर, जिनको हम नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल, लेकिन फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, कैंसर, इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एड्स पेशेंट में। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती है इन्फेक्शन से, ठीक है। अब लिखा है 1983 में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया यूएस में और फ्रांस में एड्स के ऊपर। उन्होंने डिजीज और उन्होंने बताया कि कॉजेटिव एजेंट था हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब इस बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेम द ग्रुप ऑफ सेल्स द HIV अटैक्स आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी में HIV एंट्री करता है तो पहली सेल जिसको वो इन्फेक्ट करता है वो होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, राइट। और मैक्रोफेज में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है वो वायरस एप्लीकेशन, क्योंकि जो HIV वायरस होता है वो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है, दैट इज उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 कॉपीज होती हैं। जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है, उसने एंट्री ले ली, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा है? DNA। तो सबसे पहला काम होता है वायरस RNA का वायरस DNA में कन्वर्ट होना, जो कि कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होगा? वायरस रेप्लिकेशन का। और इसमें वो पूरी साइकिल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि पहले वायरस RNA वायरस DNA में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, फिर वायरल DNA जो हमारा होस्ट का है उससे इंटीग्रेट हो जाता है, देन मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये एंटायर साइकिल होती है मैक्रोफेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग एड्स। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज कर रहे थे हम? ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, राइट। प्रिंसिपल क्या होता था ELISA का? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? द पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द डिजीज एट प्रेजेंट। एड्स का क्या इलाज है? हम एड्स के लिए एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट है उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा। एड्स का कोई क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स। वो बस आपकी जो पेशेंट की लाइफ है उसको थोड़ा बढ़ा सकता है, प्रोलॉन्ग कर सकता है, वो ठीक नहीं हो सकता पेशेंट। तो हम क्या लिखेंगे? एंटीवायरल ड्रग्स जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेशेंट, राइट। ये पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, ये क्योर नहीं है, ये चीज याद रखनी चाहिए। देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, इट जस्ट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ पेशेंट, राइट। मेंशन एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय WHO फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। HIV को स्प्रेड करने से बचाने के लिए WHO ने कौन से 2 तरीके बताए? सबसे पहले डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करनी चाहिए। जो यूज सिरिंजेस हैं उनको कभी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड से होता है HIV। डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करो। जो 2 बताने, और जो हमारा ब्लड बैंक है उसको सेफ रखो, सेफ ब्लड बैंक, क्योंकि HIV का मेजर रीजन इन्फेक्टेड ब्लड से होने का है, राइट। तो इसको सेफ ब्लड बैंक रखना भी नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स डज नॉट डाई ऑफ दिस डिजीज बट फ्रॉम सम अदर इन्फेक्शन, जस्टिफाई। इसे मैंने ऊपर डिस्कस किया।
जिसमें पेशेंट को एड्स है, उसके जो बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स है उसका नंबर इतना कम हो जाता है कि वो पेशेंट बहुत इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन थे हमारे शरीर में, जैसे न्यूमोनिया है, फीवर, जो नॉर्मली हो जाते हैं, वो उससे भी फाइट नहीं कर पाता है, तो आखिर में उसकी डेथ इन एक्स्ट्रा इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टी हेल्पर lymphocytes decreases, so the person becomes immunodeficient, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। एंड अल्टीमेटली वो जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी इतनी कम होगी कि जो बेसिक इन्फेक्शन है वो उससे भी रेजिस्ट नहीं कर पाता अपनी बॉडी को। ठीक है, एंड अनेबल टू फाइट इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल, वायरल, माइकोप्लाज्मा, ट्यूबरकुलोसिस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। अच्छा, ये इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये ग्राफ गिवन था पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के साथ, जिसमें देखा गया था दो ग्राफ्स थे। एक इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल को, राइट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल कर्व। इसका मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई लिमिटेड फूड और वाटर और स्पेस नहीं है, कोई एनवायरमेंटल चेक नहीं है, पॉपुलेशन ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रही है। क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं। फूड की भी एक लिमिटेशन है, वाटर की भी, स्पेस की भी, जो हम जहाँ रह रहे हैं एनवायरमेंट में। सेकेंड चीज, एनवायरमेंटल चेक्स एंड बैलेंस है इकोसिस्टम में। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है वो रियलिटी का प्रैक्टिकल कर्व नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को जे शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, बी पे आते हैं। बी है हमारा लॉगिस्टिक कर्व, जिसको सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। जो बी लॉगिस्टिक है उसका क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर फूड का, वाटर का, स्पेस का एक लिमिटेशन है, और जो हमारी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो उसी दर से बढ़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेक्स एंड बैलेंस भी है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है कि पागलों की तरह बस ग्रोथ हो ही जा रही है, नहीं, एक चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, इसी क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व। सेम भी हमने आइडेंटिफाई किया, ए एक्सपोनेंशियल है जे शेप, और बी हमारा सिग्मोइड या लॉगिस्टिक या एस शेप। ठीक है, मेंशन व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द ग्राफ इंडिकेट एंड स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंस। डॉटेड लाइन, देखो ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, के को। के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, कि वो एक ऐसी कैरिंग कैपेसिटी कि उसके ऊपर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, सिर्फ वहीं तक पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, लिखो, के इज इक्वल्स टू carrying capacity, right? Above which no population grows. ठीक है, growth curve B shows a different pattern from that of a growth curve A. Justify giving one reason. हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जो growth B है, देखो फिर से हम चलते हैं ऊपर। जो ग्रोथ कर्व A है वो एक्सपोनेंशियल है, उसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है खाने पे, अनलिमिटेड फूड है, वाटर है, स्पेस है, कोई एनवायरमेंटल चेक नहीं है, नो एनवायरमेंटल चेक, राइट। लेकिन जो हमारा बी है, लॉगिस्टिक है, ये वाला, उसके अंदर लिमिटेड खाना है, राइट, और चेक्स भी हैं, चेक्स एंड बैलेंस है। ठीक है, अच्छा सी पे आते हैं। विच वन ऑफ द कर्व्स इज मोर रियलिस्टिक एंड व्हाई? लॉगिस्टिक रियलिस्टिक है, क्योंकि अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड पानी, अनलिमिटेड स्पेस तो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है ना, हर चीज एक बैलेंस से चल रही है, लॉगिस्टिक, राइट। ठीक है, विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज रेलेवेंट इन प्रेजेंट डेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पॉपुलेशन?
देखा है ह्यूमन पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, तो कौन सा कर्व ह्यूमन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट है? एक्सपोनेंशियल, राइट? As human population is growing fast. So yeah, we are done with this video. इन दो वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चंस कवर करे, केस बेस्ड क्वेश्चंस. केस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने जैसे पहले भी बताया, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 मार्क्स ईच. तो आप ये 2 वीडियोस देखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी वीडियोस हैं ये. आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा. जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. Rest, if you have any doubts and you want that I should be covering a particular topic, drop down in the comment section. Thank you for supporting. Do like, share and subscribe my channel. Bye.